Welcome. Today we are going to talk about American legal realism. American legal realism is one of the newest approach in United States of America, and it was not like this realism was just originated in America. It also originated in Europe. But of course, in America, due to special American legal culture, uh, this the shape of realism was a bit different uh, than their counterpart in, let's say, in Scandinavia. So, but here in this question, we're just going to talk about American legal realism, some of the prominent jurists who uh, talked about this theory, and why did it become so popular. I mean, before that we have studied about natural school of law. We talked about analytical legal positivism. We have also talked about Kelsen pure theory of law, and we said it emphatically. We have talked about that how good this theory was, but still we need even there are some other theories like sociological school of thought, philosophical school of thought, and they all try to explain law, but due to some very peculiar, again I am going to talk about, क्योंकि जो कोर्ट का जो सिस्टम है और जो जजेस का जो रोल है अमेरिकन लीगल कल्चर में, वो इट वाज वेरी रिच, बहुत डिफरेंट था, और जिसकी वजह से जो है उनका हम जब भी इसकी बात करते हैं अमेरिकन लीगल कल्चर की, तो उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे बड़ा वाइटल रोल रहा है। और अमेरिका जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, हमारे सामने मौजूद है, इसमें वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल है। इसके बाद वहाँ पे जो फेडरल जज कोर्ट्स की जजेस हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स का अपना अपना उनको जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस दी हुई है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो और फिर उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे इंतहाई तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद बहुत तेज़ी से वहाँ पे तब्दीलियाँ आई, और जो टेक्नोलॉजी का जो एरा है, एंड दिस इज़ व्हाट वी इवन इन दिस आई मीन 21st सेंचुरी कैपिटलिज्म इज़ टोटली, इट बिलोंग्स टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर कोई एक कैपिटलिस्ट पावर थी पूरी दुनिया में 21st सेंचुरी में, तो वो यूएसए था, जिसने पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म के फ़रोग के लिए और की वजह और उसके फ़रोग के लिए जो उसकी आप सर्विसेज कह लें, वो अमेरिका की जो हैं वो दे आर, वी कैन स्टिल सी दैट। तो बहरहाल ये आपके जहन में होना चाहिए कि वहाँ पे जजिस के पास जो पावर्स हैं वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट के पास वहाँ पे जो पावर है, जिसको एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने दुनिया में अमेरिका को अमेरिका बनाया। तो उसको आपने जहन में रखना जब हम इस पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू हो रहे होंगे। इंट्रोडक्शन में आप ये बता सकते हैं कि इट इज़ अपोज टू द ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ लॉ। दिस इज़ द रीज़न वाई इट बिकेम सो पॉपुलर, क्योंकि ये एक वो थ्योरी थी जिसने आउट ऑफ द बॉक्स एक कॉन्सेप्ट दिया, एंड इट लुक्स इनटू मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ लॉ। देखिए, पुरानी जितनी हमने थ्योरीज पढ़ी ना, उसमें आप सिर्फ देखिए, जैसे ऑस्टिन की बात की, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन, कैल्सन की बात की, डीसाइकोलॉजाइज्ड कमांड, सॉरी डीसाइकोलॉजाइज्ड एक्ट, जो सब्जेक्ट जो लोग करते हैं ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो उस सब में जो एक लॉ की जो डेफिनेशन थी, वो आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत थ्योरेटिकल है। सो दिस थ्योरी वाज मोर प्रैक्टिकल। इससे जो पहले की जो थ्योरीज थी, वो उसमें लॉ को एक समझ लें कि एक मेटाफिजिकल फोर्स समझता था, कि भाई लॉ की एक्चुअल वर्किंग नहीं बताई जाती, तो उसको स्टैटिक फॉर्म में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बताया जाता था। हाँ, उसमें आपने कैल्सन की उस थ्योरी का आप वो हिस्सा कह सकते हैं कि जिसमें उसने प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात की, या प्रोफेसर हार्ट ने उस बारे में बात की। लेकिन रियलिज्म इससे थोड़ा सा और आगे था, क्योंकि इट वाज द कम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिविस्ट एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दोनों का मिक्सचर है ये। इट इज़ कंसिडर्ड लेफ्ट विंग, जबकि दूसरी जो है वो उनको राइट विंग कहा जाता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल स्कूल एज इट इज़ नॉट कंसर्न विद द एंड्स ऑफ लॉ की जो एंड्स हैं, क्योंकि सोशियोलॉजिकल स्कूल के मुताबिक तो ये ना कि जो भी लॉ बनता है वो सोसाइटी को इकट्ठा उसको मजबूत करने के लिए बनता है।
ये इससे कंसर्न नहीं है। इनके कंसर्न्स क्या है वो भी हम आगे देखते हैं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल डेफिनेशन बट ऑन जुडिशियल डिसीजंस। क्यों? क्योंकि असल में तो देखें ना, लॉ क्या लिखा है डिपेंड नहीं, ये सोच नहीं आती आपके पास कि लॉ बुक में क्या लिखा है। लॉ इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है इस पे आपकी नज़र होती है ज़्यादा। तो ये वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ये इन्होंने दिखाई। इट स्टार्टेड इन लेट 19th सेंचुरी एंड फ्लरिश्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी, और अब तो 21st सेंचुरी में ऑफ कोर्स ये ज़्यादा है। 21st सेंचुरी में ये इसको अभी भी ये काफ़ी मतलब रियलिज्म का अभी भी एक नाम है। एक्सप्लेनेशन, ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स एंड जजेस, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, के जजेस जो हैं डिसीजंस कैसे देते हैं उनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब आप रियलिज्म को पढ़ते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी दैट जजेस शुड शो व्हाइल डिसाइडिंग द केस, दैट दे शुड नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट देमसेल्फ विद द लेटर ऑफ लॉ दैट इज रिटन। जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल उसको वैसे ही आप इम्प्लीमेंट ना करें, आप कुछ और भी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स को देखें कि उस इम्प्लीमेंटेशन का असर क्या हो रहा है। इट एक्सप्लेन दैट लॉ इज पॉजिटिव एज इट शुड बी ट्रीटेड एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि वही एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, जैसा है उसको वैसे रखें, उसमें वो ऑट्स ना ले वो ना लेके आए कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाना चाहिए। इस चीज़ पे ये भी कहते हैं। It is sociological in the sense that implementation of law depends upon external factors too, like policy, economic and sociological conditions. यानी जजेस जो हैं वो इन चीज़ों को देख के करते हैं। अब इसके कुछ जूरिस्ट जो प्रोमिनेंट हैं। नंबर 1 ग्रे। ग्रे ने इसको मेंटल फादर ऑफ रियलिज्म इन यूएस कहा जाता है। प्रोफेसर जी साहब ऑफ कोर्स ही वाज अमेरिकन। ही हैज़ पुट जज इन सेंटर and argued that decision of judges are impressed by political sympathy, economic theory and other personal qualities. Personal qualities क्या हो सकती हैं भाई? उसने हार्वर्ड से पढ़ा या उसने येल लॉ स्कूल से पढ़ा है, उसने बर्कले लॉ स्कूल से पढ़ा या उसने किसी और कंट्री से वो पढ़ के आया, तो उसके अंदर जहाँ से वो पढ़ के आया वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ के जो इम्प्लीमेंटेशन लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के तरीक़ाकार उसके जहन में होंगे। उसका अपना सोशल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसका अपना माइंड, उसने अपने प्रीवियस डिसीजंस कैसे किए होंगे, तो उनको देख के आप अंदाज़ा लगाते होते हैं। ही हैज़ पेव्ड अ वे फॉर स्केप्टिकल अप्रोच। अब देख रहे हैं कि सब कुछ जो है ना ये स्केप्टिसिज्म प्रमोट कर रहा है। यानी इससे पहले जो हम पढ़ते रहेंगे वो कहते हैं जी कि लॉ जो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, जो लिखा हुआ है, जो लेजिस्लेचर से पास किया हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पे तो बात ये हो रही है कि जजेस जो हैं वो बेशक लिखा हुआ होता है लॉ, जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें उनकी पर्सनल उनका इनपुट आ जाता है। और वो पर्सनल इनपुट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सोशियोलॉजिकल पॉलिसीज़ पे, उस जजेस के अपने बैकग्राउंड पे, उनकी सिंपथीज के साथ किसके साथ हैं, कौन सी, अगर वो सियासी डिसीजन है तो कौन सी पार्टी के साथ है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जस्टिस होम्स, ये ही वाज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट जूरिस्ट। अब ग्रे की जो बातें उससे हम आगे चलते हैं। यानी जजेस को तो ये भी सेंटर में रखता है, और ये जजेस के जो फैसले हैं वो किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, ये भी होम्स वही बात करता है। लेकिन यहाँ पे ये एक बात और भी कर रहा है कि उसने एम्पिरिकल और प्रैग्मेटिक अप्रोच दी। अब एम्पिरिकल अप्रोच क्या मतलब? एम्पिरिकल का मतलब ये कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखें आप, तब आप लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। उस तरह के लॉज को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो कैसे उनके रिजल्ट्स निकले। और प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब वो अप्रोच होती है, प्रैग्मेटिज्म का मतलब ये होता है, और ये अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म इज़ वेरी, इसको हम आगे भी देखेंगे। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक वो थ्योरी जो कि आपको बुक में मिलती है और आपको लगता है कि ये थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन आप उस थ्योरी को उस वक्त तक अडॉप्ट ना करें जब तक कि आप उसको परमानेंट प्रॉपरली कहीं पे आपने उसको इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट ना देखा हो। जब आपने उस थ्योरी का रिजल्ट पर आपने कहीं पे देखा है तब आप उसको अपनाएं। इस अप्रोच को प्रैग्मेटिक अप्रोच कहते हैं। यानी कि थ्योरी पे ना रहें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके जो इफ़ेक्ट हुआ है उसको देखें, उस इफ़ेक्ट को देखें। सेपरेशन ऑफ इज एंड नॉट, ये भी जस्टिस होम्स कहता है। ही पुट्स प्रिडिक्शन एंड लॉयर्स बोथ इन द सेंटर। वो कहता है कि जो प्रिडिक्शन होती है, यानी जजेस के जो काम करने की वो फैसला जात की जो प्रिडिक्शन है उसको भी देखें, और लॉयर्स जो इस केस को आर्ग्यू कर रहे हैं, क्योंकि आर्गूमेंट्स तो वो पुट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं आर्गूमेंट्स को तो जजेस जो हैं वो अपने
जो ऑर्डर्स हैं उनमें उसको डिक्टेट करते हैं ना, लिखते हैं। हिज फोकस इज ऑन व्हाट जजेस एक्चुअली डू। वो यही फोकस है उसका कि जजेस क्या करते हैं, इसको छोड़ दे लॉ क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं लॉ बुक में जिस समझ लिखा हुआ हो, आप ये देखिए जजेस करते क्या है। His bad man theory got famous due to nature of American legal system. Why? Because he thinks that bad man, the criminal, the accused, he's not concerned what is written in the book of law. He's not concerned with those metaphysical letters. What he is concerned that how a judge is going to implement those letters. How is he going to deliver his judgment? बैड मैन जो कि एक्यूज होता है, जो मुलजिम होता है, जिसने कोई गलत काम किया होता है, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि अदालतें सज़ा क्या देती है उन चीज़ों पे। उसको इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि बुक्स में उन गलत कामों के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो ये कितनी यानी कि एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी बात होम्स ने की है। अच्छा, जेरोम फ्रैंक ने दो बातें की। उसने रूल स्केप्टिसिज्म बताया और फैक्ट स्केप्टिसिज्म बताया। खुद वैसे वो फैक्ट स्केप्टिक क्या होता है? शक। यानी जेरोम फ्रैंक के मुताबिक कि कोई भी रूल वो बिल्कुल क्लियर है, यूनिफॉर्म नहीं होता। हर रूल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कहीं ना कहीं शक होता है, शक की गुंजाइश रहती है। ये ऐसे ही है जैसे जब भी आप कोई केस आर्ग्यू करते हैं किसी जज के सामने, तो ये जज पे हम हमेशा कहते हैं बीइंग अ लॉयर्स के, जज की को अगर चीज़ आपकी यानी बीइंग अ लॉयर आप जब आर्ग्यूमेंट उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो फिर ये होता है आपका यही आर्ग्यूमेंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ से जो बंदा आता है उसने भी आर्ग्यूमेंट्स अपने फेवर में देने होते हैं, तो हमेशा काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जज जो है वो कंफ्यूज भी हो सकता है और उसकी कहीं ना कहीं पे अपनी, हालांकि लॉ लिखा हुआ होता है लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना कहीं अपनी डिस्क्रिप्शन आती है। अब जो फैक्ट स्केप्टिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए नॉर्मली इसको समझने का तरीका नॉर्मली ऐसे है कि जो लोअर कोर्ट्स होती है ना, वहाँ पे एविडेंस पेश की जाती है, वहाँ पे गवाह आते हैं, वहाँ पे गवाह आते हैं, उन पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उनकी आप एविडेंस जब रिकॉर्ड करें तो वहाँ पे जो जज होता है वो उनको पर्सनली सामने देखता है। लेकिन जब आप उनके खिलाफ कहीं ऊपर कोर्ट पे जाते हैं ना, एपिलेट कोर्ट में गवाहों को डायरेक्टली एग्जामिन नहीं किया जाता। ऊपर वाली कोर्ट में वही चीज़ों को देखा जाता है जो पेपर में लिखी होती हैं, और अगर फैक्ट्स रॉन्ग ही लिखे गए तो एपिलेट कोर्ट ने उन रॉन्ग फैक्ट्स पे ही फैसला करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी फैसला, कोई भी रूल, कोई भी लॉ जब इस तरह से बनता है तो वो कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ये है स्केप्टिसिज्म, ये है शक। उस लॉ में हमेशा शक ही रहेगा। तो इस स्केप्टिसिज्म को जेरोम फ्रैंक ने पोर्ट्रे किया। अब ये जो स्लाइड है ल्यूलिन के बारे में, कार्ल एन ल्यूलिन, ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक किस्म का सेंट्रल आइडिया है अमेरिकन रियलिज्म का, कि लॉ इज़ टू बी स्टडीड इन मोशन एंड बाय जुडिशियल क्रिएशन। आप उसको स्टैटिकली उसको आप ना पढ़ें, उसको आप ये देखें कि वो अप्लाई कैसे हो रहा है। सोसाइटी चेंजेस फास्टर देन लॉ, हैंस फॉर्मेलिस्टिक अप्रोच इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये नहीं कि आप कहें कि भी लॉ जो है जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, बहुत फॉर्मल ना हो आप, बहुत रिजिड ना हो आप, लॉ को चेंज करते रहें। और इसीलिए जजेस जो है ना वो लॉ को वक्त के साथ साथ अप्लाई करते हैं। The divorce between is and ought does not mean that ideas of justice and equity are totally disregarded, but such separation is to improve the process. अब देखिए यहाँ पे जो बात इज एंड ऑट की आ रही है ना, उसका मतलब बेसिकली ये है कि लॉ कैसा है और कैसा होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस रहना चाहिए। लेकिन इस डिफरेंस का मतलब ये भी नहीं है कि आप इक्विटी को, नेचुरल जस्टिस को, जस्टिस के प्रिंसिपल्स को आप डिसरिगार्ड करें, बल्कि ये इसलिए किया जाता है ताकि लॉ में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ ना आ जाए। देखिए कहीं ना कहीं पे ये पॉजिटिविस्ट भी हैं, फिर ये सोशियोलॉजिकल भी, तो ये मिक्सचर है एक। आपने बहुत सी, आपने लिखे हुए लॉ को भी देखना है, आपने सोशियोलॉजिकल और पॉलिसी को भी देखना है आपने। सॉरी, लॉ हैज़ टू बी स्टडीड इन नैरोअर सेंस देन पास्ट। अच्छा देखिए, पास्ट में यहाँ पे इसका मतलब ये आता है कि पास्ट में जो लॉ था ना उसको आप बहुत वास्ट मीनिंग में देखते थे कि इट्स एन इम्प्रेशन ऑफ सॉवरन, इट इज़ द इम्प्रेशन
बाय लेजिस्लेचर या जो भी है। इसमें उन्होंने कहा भाई आप इतनी वास्ट स्टडी ना करें, आप सिर्फ एक मखसूस जब आप लॉ को स्टडी कर रहे थे तो आप ये देखें कि भाई उसको उस वक़्त के हालात में आप चेक करें, ये ना देखें उसको, सॉरी, कि ये ना देखें आप उसमें कि भाई वो पहले कैसा था, वो बाद में कैसा हो। आप उसको उस वक़्त जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस लॉ को, यानी कि अगर एक मैं जज हूँ और मेरे सामने कोई केस आता है तो मैं उस केस, अगर उस केस का मैं समझता हूँ कि फ़ैसला ऐसा है कि जिससे मुल्क की इक़्तिसादी या मौशी हालत पे असर पड़ेगा, तो मुझे उस वक़्त देखना चाहिए कि मेरे उस फ़ैसले से अगर कोई असर गलत पड़ा तो फिर मैं वो फ़ैसला चेंज करूँ, इवन दो कि लॉ मुझे शायद कुछ और कह रहा हो, लेकिन मैं उसमें से कोई ना कोई गुंजाइश निकालूं। यहाँ पे ये मतलब है। द अनसर्टेनिटी इन लॉ इज मोस्ट ऑफ टाइम प्रेजेंट, यानी लॉ अनसर्टन है, वही बात, क्योंकि वो स्केप्टिसिज्म वाली बात आ जाती है कि आप शक में ही हैं, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई उसके खिलाफ कोई आर्गूमेंट पे रहता है। इवेल्युएशन ऑफ द लॉ मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट्स, कि लॉ को आप इस तरह से इवेल्युएट करें कि उसके असरात क्या होते हैं, ना कि आप इसलिए इस तरह से इवेल्युएट करें कि वो आया कहाँ से था या कैसा था, नहीं, उसके असरात क्या होते हैं आप उनको देख के उसको इवेल्युएट करें। क्रिटिसिज्म क्या है जी इस पे? एक तो ये कि जी इसमें आपने हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव अप्रोच नहीं रखी हुई, आपने टोटल अपना फोकस जजिस पे किया हुआ है कि भाई जज जो है वो लेटर ऑफ लॉ को देखे और अपने इर्द गिर्द की पब्लिक पॉलिसीज़ को, मुआशरी, उनको आप उनको देख के बस वो फैसला करें। तो इज़ टू मच एग्जैजरेशन ऑन द रोल ऑफ जजेस। देयर इज़ कन्फ्यूजन बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। कब लॉ एथिक्स में शामिल होते हैं, कब एथिक्स लॉ में शामिल होते हैं, आपको नहीं पता चलता। फोकस इज़ ऑन केस लॉस, नॉट ऑन केसेस। ये भी एक इशू है कि आप केसेस को एज अ होल नहीं देखते, आप केस लॉस पे आपका फोकस है, तभी तो आपकी थोड़ी सी नैरो सेंस है ना, नैरो स्टडी है आपकी लॉ की। लॉ इज़ नॉट ऑलवेज अनसर्टन और अनप्रडिक्टेबल, ये भी गलत बात है कि हर वक्त ही अनसर्टन होता है। कुछ लॉज जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, क्लियर होते हैं। इट इज़ इम्प्रेस्ड बाय द अमेरिकन लीगल सिस्टम, हैंस नो यूनिवर्सैलिटी। अब ये जो अमेरिकन लीगल रियलिज्म है ये सिर्फ अमेरिका में ही ज़्यादा, या आप कह चलें किसी हद तक कुछ कॉमन लॉ कंट्रीज में भी इसके असरात हैं, लेकिन चूँकि अमेरिकन एक प्योर लीगल कल्चर है और इसलिए इसके अंदर यूनिवर्सैलिटी का जो एलिमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। वेयर विल ऑफ लेजिस्लेचर इज अडॉप्टेड दिस अप्रोच कांट बी एक्सेप्टेड। अब जहाँ पे लॉ जो है वो लेजिस्लेचर बनाती है, जहाँ पे लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर्स हैं जजेस से ज़्यादा, जिन ममालिक जो अक्सर सिविल लॉ कंट्रीज है जैसा यूरोप है, वहाँ पे फिर ये अप्रोच उस तरह से अडॉप्ट नहीं हो सकती। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट एंड स्कैंडिनेवियन रियलिज्म? स्कैंडिनेवियन रियलिज्म इज इम्प्रेस्ड बाय द कॉन्टिनेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो कि यूरोप में थी। Hence, it is more concerned with theoretical operation of legal system as a whole. ये theoretical जो है ना सिस्टम पे थ्योरेटिकल अप्रोच है इनकी थोड़ी। वैसे तो देखिए इनमें बहुत सी कॉमन कॉमन चीज़ें हैं अमेरिकन रियलिस्ट के साथ की तरह, क्योंकि ये भी सोशियोलॉजिकल अप्रोच पे यकीन रखते हैं, ये भी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरोप में चूँकि या स्कैंडिनेवियन में जजेस उस तरह से उतने एक्टिव नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास पावर ज़्यादा होते, इसलिए इनका जो फोकस जजेस नहीं होता, ये केस को एज अ होल देखते हैं, ये थ्योरी को एज अ होल देखते हैं। स्कैंडिनेवियंस आर मोर टूवर्ड्स एम्पिरिकल अप्रोच देन अमेरिकन। फिर ये जो एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट, उन पे इनकी ज़्यादा नज़र ज़्यादा होती है, ये उनको ज़्यादा देखते हैं बनिस्बत अमेरिकन के। अमेरिकन तो कहते हैं चले आप उन पुराने एम्पिरिकल मेथड भी आप एम्प्लॉय करें, लेकिन आप करंट सिनेरियोस पे ज़्यादा फोकस रखें। Scandinavian realism is impressed by European style, while American realism got characteristics from English empiricism. अब कॉन्टिनेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी कि जो जर्मनी में थी या यूरोप में है अभी भी है जो, वो दैट इज़ फॉर श्योर डिफरेंट देन कॉमन लॉ ट्रेडिशंस दैट वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूके एंड विच गॉट स्प्रेड इन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, जो उसकी कॉलोनीज थी, फॉर्मर जो इंग्लिश कॉलोनीज थी। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिकन लीगलिज्म जो फॉर्मर इंग्लिश कॉलोनीज हैं वहाँ पे शायद ज़्यादा जो है वो मैटर करता है बनिस्बत यूरोप के। यूरोप में उनका उनका जो रियलिज्म का स्टाइल है वो अपना है। कंक्लूजन क्या है जी इसका? नंबर 1, जजेस शुड मेक लॉ बेस्ड ऑन अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। जजेस शुड चेंज और मॉडर्नाइज रूल्स टू रिस्पॉन्ड टू द रैपिड चेंजेस ऑफ social values and norms. Emphasis should be on the importance of human will and fallibility, both in the law,
मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपका जो फोकस है वो होना चाहिए इन जो ह्यूमन की जो नेचर है, ह्यूमन जो विल है वो, और जो वो गलतियाँ करता है लॉ मेकिंग में और इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में। लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन हाउ इट इज़ रिटन इन कोर्ट्स बट हाउ इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय जजेस। ये एक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो आई होप दिस होल presentation was useful for you, and if you still have any more question you can ask me. Thank you.